नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 6 न्यायपालिका को जानेंगे कि किस प्रकार से न्यायपालिका हमारी शासन व्यवस्था के संचालन में इस देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती है, न्यायपालिका के कितने अंग होते हैं, न्यायपालिका से संबंधित क्या क्या अनुच्छेद होते हैं और इसी प्रकार न्यायपालिका का भारत के अंदर क्या इतिहास रहा है, कैसे न्यायपालिका विकसित हुई है हमारे देश के अंदर। और ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो जवाब है वो इस वीडियो में मिलेगा आपको, और अंत तक बने रहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो आपको सही समय पर आपके मोबाइल पर मिलती रहे। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है न्यायपालिका, जिसका पहला क्वेश्चन है न्यायपालिका क्या है, या न्यायपालिका से आप क्या समझते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन और संविधान का उल्लंघन करने वाले लोग होते हैं उनको जो दंड देती है, दंड देने वाली संस्था का नाम न्यायपालिका है। अर्थात संसद, जिसको हमने पिछले वीडियो यानी विधानमंडल के अंदर पढ़ लिया है, जिस किसी भी बच्चे ने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके पुरानी वीडियो देख सकता है और जान सकता है संसद के बारे में सारी जानकारियां, कि संसद किस प्रकार से हमारे देश के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार न्यायपालिका का अर्थ हुआ कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तथा संविधानों का जो उल्लंघन करता है व्यक्ति, उसके लिए जो दंड देने वाली संस्था है उसको हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका का इतिहास बताना है कि हमारे देश के अंदर न्यायपालिका किस प्रकार से विकसित हुई। न्यायपालिका के विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण श्रेय जाता है वो भारत के अंदर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन अपनी सभी जो कंपनियां थी, अर्थात जितने भी उसके गुलाम थे, उपनिवेश थे, उसके अंदर दो अधिकारी जिनका नाम मैं बता देता हूं। एक का नाम था लॉर्ड नॉर्थ, क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ, और दूसरे का नाम था लॉर्ड फेडरिक। लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फेडरिक, ये इनके माध्यम से तैयार किया गया था। फेडरिक, तो लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फेडरिक के माध्यम से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तैयार किया गया ताकि सभी उपनिवेशों के अंदर शासन व्यवस्था के संचालन में यदि कोई कठिनाइयां आ रही हैं, यदि कोई परेशानियां आ रही हैं, और उन सभी कठिनाइयों को जो विरोधी सुर भारत के प्रति या भारत के अंदर से ब्रिटेन के प्रति उठ रहे हैं, उन सभी को दबाने के लिए, उनके प्रति कानूनी कार्रवाई करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से भारत के अंदर जो है कलकत्ता उच्चतम न्यायालय और इसी के बाद बंबई, उसके बाद मद्रास, इस प्रकार से हमारे देश के अंदर 3 मुख्यालयों की स्थापना की गई। सबसे पहले कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी सर्वोच्च न्यायालय। मैं आपको बता दूं कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, वो पहले दिल्ली में ना हुआ करके कलकत्ता में हुआ करता था, क्योंकि कलकत्ता इंग्लैंड वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वो समुद्र के किनारे था। और सबसे पहले जो है कलकत्ता के अंदर इंग्लैंड के लोगों ने अपना शासन व्यवस्था को मजबूत करने की नींव रखी थी। इसीलिए 3 उच्चतम न्यायालय स्थापित किए गए, 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और पहला जो हमारा मुख्य न्यायाधीश बना देश का सुप्रीम कोर्ट के, वो थे हमारे
सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। साथ ही फिर अगला जो कदम उठाया गया हमारे देश के अंदर न्यायपालिका की दिशा में, वो 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में भारत के लिए संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। 1945 में भारत शासन अधिनियम लाया गया ब्रिटेन के माध्यम से, और उसके द्वारा भारत के अंदर संघीय न्यायपालिका अर्थात केंद्र की न्यायपालिका, या फिर कहें केंद्रीय स्तर पर एक न्यायपालिका होगी, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और हर राज्यों के पास अपना खुद का एक न्यायालय होगा राज्य के विवादों को निपटाने के लिए, राज्य के अंदर उठ रहे घमासान को खत्म करने के लिए। वो होंगे हर राज्य के अंदर, या 2 राज्यों का एक भी हो सकता है, 2 से अधिक राज्यों का भी एक हो सकता है। इन सभी संख्याओं का, इन सभी का जो है हम वर्णन आगे करेंगे। यानी इस प्रकार से हमने देखा कि न्यायपालिका का जो इतिहास रहा है, न्यायपालिका का जो विस्तार रहा है भारत के अंदर, बहुत ही पुराना रहा है। अगला टॉपिक जो है वो है भारत में जो न्यायपालिका है उसका संविधान में कहाँ कहाँ वर्णन है, या फिर संविधान में कहाँ वर्णन मिलता है। तो भारतीय न्यायपालिका का जो वर्णन है वो संविधान के अंदर भाग 5 के अंदर और अनुच्छेद 124 से 147 तक भारतीय न्यायपालिका का वर्णन देखने को मिलता है। आसान था काफी। और इसके बाद भारतीय न्यायपालिका के गठन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैसे गठन होता है इसका। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संविधान में जो है 1 मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की बात की गई थी, इनकी व्यवस्था की गई थी। परंतु जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती गई, अपराधों की भी संख्या बढ़ती गई, और परिणाम स्वरूप समय समय पर कारणवश क्या हुआ, संसद को भी जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी, और इस प्रकार से समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाता गया उनको। और इस प्रकार वर्तमान में भारत के अंदर 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो 2009 में लागू हुए थे। मतलब 2009 में ही जो है 30 अन्य और 1 मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। और न्यायाधीशों की संख्या का जो वर्णन है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124A में देखने को मिलता है। तो अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि न्यायपालिका का गठन किस प्रकार से हुआ है हमारे देश के अंदर। शुरुआत में 1 मुख्य न्यायाधीश, फिर 7, और समय के साथ साथ वर्तमान में हम पहुंच गए 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों के साथ, जो 2009 में संख्या की गई थी। इसके बाद हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124B में है बच्चों। 124B का जो अनुच्छेद संख्या है उसके अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही इसको नियुक्त करने का जो तरीका है, तो न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से ऐड किया जाता है। अगर हमें कोई नया न्यायाधीश ऐड करना है, जैसे हमने बताया 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, या फिर और कोई नया न्यायाधीश लेकर के आना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों को। और इसके लिए कॉलेजियम प्रणाली सिस्टम को लागू किया गया है। कॉलेजियम प्रणाली सिस्टम जो होता है, इसके अंदर वरिष्ठता के आधार पर, ठीक है ना, वरिष्ठता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली में 1 न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों का समूह होता है, जो
न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित फैसले लेता है। इसमें 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा जो भारत के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामले के संबंध में फैसले लेते हैं, और इसमें ज़्यादातर वरिष्ठता के आधार पर ही जो है मुख्य न्यायाधीशों की या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता। देखिए योग्यता क्या क्या है, तो पहली बात तो न्यायाधीशों की योग्यता का जो वर्णन है अनुच्छेद 124C में है। फिर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम एक उच्च न्यायालय में जज के रूप में 5 वर्षों तक काम किया हो उसने, कम से कम एक। दूसरा है कम से कम एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक न्यायालयों में 10 वर्षों तक वकील के रूप में काम किया हो। देखिए यहां पर समझने की आवश्यकता है, कम से कम एक या एक से अधिक, अर्थात किसी वकील ने 5 साल किसी कोर्ट में काम कर लिया, किसी उच्च न्यायालय में काम कर लिया, 5 साल किसी और अन्य उच्च न्यायालय में काम कर लिया, तो वो एलिजिबल है, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का चुने जाने के लिए। तो यानी उसकी योग्यता क्या है, कम से कम एक में, और एक से अधिक में भी जरूरी नहीं है उसने एक ही साथ किया हो, टुकड़े टुकड़ों में भी काम काउंट किया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति की दृष्टि से वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए। राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि जिस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है क्या उसको कानून का ज्ञान है या नहीं, तो राष्ट्रपति भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल व न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। तो मैं बता दूं, जो भारतीय न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है बच्चों, वो 65 वर्ष होता है। मुख्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है। और अन्य जो न्यायालय होते हैं जिनको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, जो हर राज्य के अंदर है या 2 राज्यों का एक भी हो सकता है, उनके न्यायाधीशों की जो आयु सीमा होती है वो 62 वर्ष होती है। कितनी? 62 वर्ष की आयु सीमा होती है उनकी। इसके बाद हम बात करें कि जो न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। क्या नाम है? महाभियोग। और न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124D में है। यानी अगर हमें न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को पढ़ना है संविधान के अंदर, तो वो हमारे अनुच्छेद 124D के अंदर मिलेंगे। तो जो संसद के दोनों सदनों, देखिए महाभियोग जो प्रक्रिया है वो संसद में लाई जाती है, और दोनों जो सदन है हमारे संसद के, उसमें से किसी में भी लाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसको लोकसभा में ही लाया जाए या राज्यसभा में ही पेश किया जाए, किसी में भी पेश किया जा सकता है उसके लिए। साथ ही जो है महाभियोग को निम्नलिखित कारणों से लाया जा सकता है। देखिए महाभियोग जो लाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश हो, तो उसके पीछे का जो कारण है वो 2 कारण है। एक तो साबित कदाचार, यानी ये साबित हो जाए कि न्यायाधीश ने कोई कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध कार्य किया है, या असमर्थता, यानी ये लगे कि अब न्यायाधीश असमर्थ है न्याय करने के लिए, अर्थात वो बीमार हो गया है या उसका जो है शारीरिक क्षमता अब इस प्रकार की नहीं रही है कि वो अपने कार्य को आगे निष्पादित कर सके। तो इसलिए भी जो है हम न्यायाधीश के विरुद्ध जो है हम महाभियोग ला सकते हैं। और महाभियोग लाने के लिए राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कुल मिलाकर के राज्यसभा से 50 सांसद और लोकसभा से 100 सांसदों की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद हम बात करें जो न्यायाधीश है उनका वेतन को देख लें अगर,
तो मैं बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, यानी मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे देश का, उसकी जो वेतन है वो 2,80,000 रुपये है, और जो अन्य हैं उनका है 2.5 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो इस प्रकार है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। सबसे पहली बात तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, फिर दोषियों को दंड और निर्दोषों की रक्षा के लिए, जो दोषी होते हैं उनको दंड देना और निर्दोषों की रक्षा के लिए, कानून का शासन स्थापित करवाना होता है न्यायपालिका को देश के अंदर, साथ ही सरकार के विवादों को निपटाने के लिए। कई बार सरकार का अन्य राज्यों से या कई राज्यों का सरकार से विवाद हो जाता है, उनको निपटाने के लिए भी हमें न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण, संविधान की व्याख्या करने के लिए भी हमें न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, ये 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए ही। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी को भी न्याय मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका हमें चाहिए। आगे हम बात करते हैं, अगर हम वेतन और भत्तों की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, जो CJI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसका वेतन मैंने बताया 2,80,000 है, और अन्यों का जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपए है। अब वो वेतन दिया कहाँ से जाता है, तो मैं बता दूं, तीसरी अनुसूची जो है हमारे देश के संविधान की, 12 अनुसूचियां हैं, उसकी भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। इसीलिए आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इसी प्रकार की बहुत बढ़िया वीडियो तुरंत मिल सके। तो 12 अनुसूचियां हैं कुल, उसमें से तीसरी जो अनुसूची है उसके अंदर न्यायाधीश जो हैं, न्यायाधीशों के वेतन को देने का प्रावधान बताया गया है। और वो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनको जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। अर्थात ना तो कोई केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार देती है, और ना ही इसीलिए इसमें कोई वो कटौती करती है। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संघ की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। संचित निधि होती है हमारे देश के अंदर, यदि कोई विपदा आ जाए अचानक से और उसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता हो, तो उसके लिए हम हर साल बजट में संचित निधि के अंदर एक निर्धारित राशि सुरक्षित रखते हैं, जिससे हम आपदा के समय खर्च कर सकें। तो वहीं से जो है वेतन दिया जाता है इनको। अगला जो टॉपिक है वो है, भारत में न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है। हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा, एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष और पूर्णतः पारदर्शी है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति में ना तो राजनीतिक दलबदली या दलबंदी के लिए कोई स्थान है, और ना ही निजी पक्षपात होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंदर जो हमारी कार्यपालिका होती है या विधान पालिका, उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्यायपालिका का सिस्टम है वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष है। फिर हम और कैसे कह सकते हैं कि देखिए, निश्चित कार्यकाल, भारतीय न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, जिसमें परिवर्तन असंभव है, परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य करते हैं। जब उन्हें पता है कि उनको हटाया ही नहीं जा सकता, तो किसी के बिना दबाव के वह कार्य करते हैं। भारत के अंदर कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना किसी भय के, पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करते चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट की, तो वो है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। देखिए, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते पर हमारे देश के केंद्रीय सरकार हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जाता है। तो उनका जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, तथा उसके लिए
संसद की स्वीकृति भी आवश्यक नहीं होती है। संसद की स्वीकृति भी आवश्यक नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते जो है राज्यों की संचित निधि से दी जाती है। देखिए मैंने बताया कि दो तरीके की दो स्तर पर काम करती है। एक तो हम बात करें संघीय ढांचे के अनुसार केंद्र की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका। केंद्र स्तर पर काम करने वाला सुप्रीम कोर्ट और राज्यों में काम करने वाले उच्चतम न्यायालय। तो जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय हैं उनको जो पैसा दिया जाता है वो केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और राज्यों को जो वेतन दिया जाता है वो राज्यों की संचित निधि से दिया जाता है। तो इस आधार पर वेतनों में कटौती का कोई संभावना या गुंजाइश नहीं रह जाती और जो हमारे देश के न्यायाधीश हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाते हैं। साथ ही न्यायालय की मानहानि के लिए दंड भी दिया जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के जो आदेश हैं या न्यायालय के जो फैसले हैं उनको मानने से मना करता है, उनकी आलोचना करता है, आलोचना कर सकता है, अनुमति है आलोचना करने की कि भाई मुझे न्याय नहीं मिला, मैं ऊपर तक जाऊंगा, शब्द बोल सकता है वो, परंतु उन निर्णयों को मानने से मना नहीं कर सकता है। न्यायालय की जो सत्ता है और सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं है किसी को, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, मानहानि का दंड दिया जाता है। देखिए जैसे अभी वर्तमान में प्रशांत भूषण के ऊपर केस चल रहा है न्यायालय के न्यायाधीश मतलब मानहानि का। साथ ही जो सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्य करने से निषेध, मतलब जब कोई न्यायाधीश रिटायर हो जाता है, कुल मिलाकर के सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाता है, तो रिटायर होने के बाद किसी भी न्यायाधीश को जो है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होता है उसको किसी भी न्यायालय के अंदर कार्य करने का या पैरवी करने का अधिकार नहीं होता है। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं। साथ ही न्यायाधीशों के स्थानांतरण ट्रांसफर, तो में कार्यपालिका और भारत का मुख्य न्यायाधीश के विवेकाधिकार को कम कर दिया गया है। मतलब ट्रांसफर भी नहीं हो पाता है किसी के कारण। मतलब आप किसी न किसी के खिलाफ अगर फैसला सुना दिया तो डर लगा रहता है कि कहीं ट्रांसफर कर देंगे तो दूसरा जज आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी करना संभव नहीं है, आसान नहीं है। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भारत की एक न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। किसी न्यायाधीश के आचरण पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। देखिए मैं यहाँ बता दूं कि जब तक कोई न्यायाधीश अपने पद पर है, अपने कर्तव्यों और आचरणों से संबंध में संसद या विधानसभा या विधानमंडल में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी आपको अगर उससे नाखुश है, अगर आप मानते हो कि उन्होंने कोई गलत काम किया है तो आप उनके खिलाफ महाभियोग ला सकते हो, परंतु अगर आप सोचो कि हम उनकी आलोचना करें, उनके आचरण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, तो ऐसा करना कतई सत्य या फिर कतई ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो यानी न्यायाधीशों के आचरण पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो यह है, भारतीय एकीकृत समन्वित न्यायपालिका से आप क्या समझते हो। देखिए बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा समझने योग्य प्रश्न है। हम जो है हमारे जो देश की न्यायपालिका है वो कुल मिलाकर के 3 स्तर पर काम करती है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इसको 4 स्तर भी देखने को मिलेंगे। 4 स्तर में क्या करते हैं, वो सत्र न्यायालय को और एक स्टेप नीचे कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर 4 स्तर पर न्यायपालिका का नाम दे दिया जाता है। तो वैसे तो 3 मुख्य हैं, एक तो जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय होते हैं इसके अंदर, इसके बाद उच्च न्यायालय जो देश की राज्यों के अंदर होते हैं, और एक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो देश का सर्वोच्च होता है, जिसका फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि एकीकृत न्यायपालिका से आप क्या समझते हो, तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार हो जाएगा। इसको नीचे देख लेते हैं एक बार। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि भारत के सभी न्यायपालिका या फिर न्यायालय कह लें, भारत की जो सभी न्यायालय हैं, देश के अंदर कहीं भी कोई भी न्यायालय है, उसको हमारे देश का संविधान की व्याख्या करने का अधिकार या शक्ति अपने पास वो रखता है। उसको अधिकार है हमारे देश की व्याख्या संविधान की करने का। यानी कोई भी न्यायालय हो हमारे देश का, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, सत्र न्यायालय हो,
सभी को हमारे देश के संविधान की व्याख्या करने का पूर्ण अधिकार है, परंतु अंतिम व्याख्या जो मानी जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट की मानी जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो देश में सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंतिम माने जाते हैं और इसी को हम कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगला जो टॉपिक है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपरों में भी आ जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की बात कर रहे हैं। क्षेत्राधिकार मतलब कहाँ कहाँ, क्षेत्राधिकार कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो हम बात करें उच्चतम न्यायालय जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसकी जो क्षेत्राधिकार है, हम 3 प्रकार के क्षेत्राधिकारों की बात करेंगे। पहला मौलिक या फिर जिसको हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा होता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। उसको भी हम एक बार दिखा देते हैं। देखिए, ये है वो सलाहकारी क्षेत्राधिकार, यानी 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार या शक्तियां हम कह सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में क्या क्या चीज है ये। तो मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है ऐसे मामले जिनकी शुरुआत केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती हो, ऐसे मामले जिनकी पहली सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ऐसी मामलों को सुनने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होता है। ऐसे ही मामलों के कारण सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ शक्तियां हैं और ऐसी ही शक्ति को हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार, यानी जो मामले सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से मामले होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं एक बार देख लेते हैं। भारत सरकार तथा एक अथवा एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाए। देखिए, भारत सरकार का एक राज्य से विवाद हो जाए या एक से अधिक राज्यों से भारत सरकार का या फिर कहें केंद्र सरकार का विवाद हो जाए, तो उसकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा का किसी, क्योंकि दोनों का संयुक्त न्यायालय है और उन दोनों का किसी चीज को लेकर के विवाद हो जाए, तो उस विवादों को निपटाने के लिए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, ना तो उसका फैसला पंजाब के या हरियाणा के न्यायालय, हालांकि दोनों का एक ही न्यायालय है, चंडीगढ़ के अंदर वो स्थित है, जो दोनों के कार्य क्षेत्रों को देखता है, दोनों के फैसलों को सुनता है। ठीक है, तो यानी मैं बता रहा हूं यहाँ पर कहने का सीधा अर्थ है कि भारत सरकार का या 2 राज्यों का आपस में विवाद हो जाए किसी से भी, तो उन सभी प्रकार के जो फैसले होते हैं, उन सब जो मामले होते हैं, उनके विवादों को सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है। यानी 2 पॉइंट हो गए, भारत सरकार का किसी से हो जाए राज्यों से, या 2 राज्य आपस में विवाद कर लें। इसके बाद मौलिक अधिकार से संबंधित जो मामले होते हैं, मान लीजिए व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, अगर उनका हनन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा करके अपनी अर्जी दे सकता है, अपना अधिकारों को लागू करवा सकता है। वैसे मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन कुछ मामले हैं जिनको हम प्रारंभिक मामले कहते हैं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं। बाकी जाने का एक सबसे बड़ा जो तरीका है वो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी शक्ति है, जिसको हम कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी नाम से ही पता चलता है अपील करने का क्षेत्राधिकार। यानी अगर हम उच्चतम न्यायालय जो है हमारा देश का सबसे बड़ा अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय न्यायालय माना जाता है, सबसे बड़ा जो है अपीलीय न्यायालय माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, यदि किसी न्यायालय ने हमें कोई फैसला सुना दिया है और हम उससे असंतुष्ट हैं, हमें लगता है कि हमारे खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है वो ठीक नहीं है, तो हम उसके प्रति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और अपील करके हम सुप्रीम कोर्ट से उस मामले में उसकी राय जान सकते हैं और न्याय की कामना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं इसको। इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, इसमें संवैधानिक मामले आते हैं, इसमें दीवानी मामले आते हैं, पैसों से संबंधित, और आपराधिक मामले आते हैं। जो लोग मर्डर, चोरी, डकैती वगैरह जो करते हैं वो मामले सब यहीं आते हैं। यानी इन मामलों को लेकर अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मुझे अपील का ही सहारा लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता हूं। तो इसी को कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके बाद बात करते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। देखिए, सलाहकारी क्षेत्राधिकार मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है
वो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है, कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। उन्होंने कानून के बारे में, संविधान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होता है। कभी कभी संसद से ऐसे कानून या ऐसे नीतियां पास हो जाती हैं जिससे कभी कभी हमारे देश के नेताओं को उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान ना हो पाने के कारण कभी कभी लोगों के मौलिक अधिकार या लोगों के अधिकार जो मिलने चाहिए उनका हनन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सुप्रीम को मतलब जब सुप्रीम कोर्ट को जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है, या राष्ट्रपति को सलाह नहीं देता, मतलब खुद राष्ट्रपति जब किसी मामले को लेकर असंतुष्ट होता है या अस्पष्ट होता है, उसे लगता है कि किसी मामले में उसको कानून को लेकर कम ज्ञान है, तो ऐसी स्थिति में जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। परंतु राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के 3 क्षेत्राधिकार। बहुत आसान थे समझने में और बहुत इंपॉर्टेंट भी थे, यानी 3 प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है न्याय पुनर्विलोकन। न्याय पुनर्विलोकन होता है, जैसे आपने सुना भी होगा पुनर्विचार याचिका, नाम शब्द भी सुना होगा, पुनर्विचार याचिका। तो पुनर्विचार याचिका क्या होती है कि कभी कभी हमको सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुना देता है, परंतु हम फिर भी उस जो है फैसले से असंतुष्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कसाब के मामले में, या अभी जो निर्भया का मामला हुआ था उसके अंदर भी जो 4 आरोपी थे उन्होंने पता नहीं कितनी बार जो है पुनर्विचार याचिका का प्रयोग किया कि सुप्रीम कोर्ट शायद दोबारा हमारी क्षमा याचना है, हमारे द्वारा जो किया गया काम है उसके बारे में दोबारा कोई ऐसी कमजोर कड़ी मिल जाए सुप्रीम कोर्ट को या हमारे पक्ष में, जिससे हमारे जीवन को ना लिया जाए। तो उसके लिए वो बार बार पुनर्विचार याचिका का प्रयोग हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर करते रहते हैं। अर्थात पुनर्विचार जो याचिका होती है या न्याय पुनर्विलोकन की जो शक्ति होती है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, न्याय पुनर्विलोकन न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर न्यायपालिका संसद तथा अपने द्वारा स्वयं, देखिए संसद तथा अपने द्वारा जो फैसले सुनाए गए हैं न्यायपालिका ने, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला सुनाया कि इसको फांसी दे दी जाए, और जब किसी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी और कुछ ऐसा छोटा सा भी सबूत मिल गया जिससे वो व्यक्ति का निर्दोष थोड़ा मतलब दोषी कम करार होता है, तो उसकी फांसी की सजा को माफ भी किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के अपने फैसले पर ही संसद दोबारा से फैसले सुनाती है। सॉरी, संसद कह रहा हूं, न्यायपालिका अपने फैसलों पर ही या संसद के द्वारा पास किए गए कोई कानून होती है उन्हीं के ऊपर दोबारा से फैसले व कानूनों की संवैधानिक जांच करती है। यदि असंवैधानिक पाया जाता है तो वह उनको बदल देती है या उनको असंवैधानिक घोषित करके निरस्त कर देती है। यही कहलाती है आपकी न्याय पुनर्विलोकन शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट था और काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसके बाद हम प्यारे बच्चों बात करते हैं न्याय पुनर्विलोकन शक्ति की आलोचना। देखिए, आलोचना क्यों की जाती है इसकी मैं इसको ही बता देता हूं। पहली बात तो न्याय पुनर्विलोकन शक्ति की आलोचना 2 आधारों पर की जाती है। पहला, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति विधानमंडल के पास होनी चाहिए। मतलब कानूनों के बारे में, कानून जो बनाती है हमारी, उसको संसद को होनी चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं इस शक्ति के माध्यम से जो शक्ति का वर्णन हमारे संविधान के अंदर भी नहीं है, न्याय पुनर्विलोकन जो शक्ति है उसका वर्णन संविधान के अंदर भी नहीं है, फिर भी जो है न्यायपालिका इस शक्ति का प्रयोग करती है न्याय के लिए। तो वो कहता है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो है कानून बनाने की, फैसले लेने की, वो विधानमंडल के पास होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी वो शक्ति अपने हाथों में न्यायपालिका ले लेती है न्याय पुनर्विलोकन के माध्यम से। तो ये कमी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं, सभी फैसले पूर्णतः कानून की व्याख्या पर निर्भर नहीं होती हैं। देखिए, कभी कभी जो सभी फैसले जो होते हैं उसको न्यायपालिका नहीं कर पाती, क्योंकि न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ संविधान के या कानून के आधार पर किसी भी फैसले को सुनाती है, जबकि कभी कभी हम हर एक फैसले को कानून के तराजू में तोल नहीं सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अगर एक गरीब महिला ने, उसके बच्चे भूखे हैं
यदि ब्रेड का एक पैकेट चुरा लिया है या फिर मतलब ले लिया, तो कानून की दृष्टि से तो वो चोर है, कानून की दृष्टि में उसने उल्लंघन किया है कानून का। परंतु अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, मानवीय तौर पर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी तो असफलता है कि हमारे देश की जनता है जो भूखी मर रही है, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। इस तरीके से हमारी सरकार की असफलता के कारण ही तो वो व्यक्ति ऐसा काम करने के लिए मजबूर हुआ है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एक फैसले को हम कानून की तराजू में तोल करके नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए न्याय पुनर्विलोकन की यहाँ आलोचना की जाती है। चलिए अगला, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है फोटो खींचते समय, तो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे, मैं इसको बात मैं समझा दूंगा। न्याय पुनर्विलोकन की उपयोगिता क्या है, मतलब क्यों हमारे लिए जरूरी है। पहली बात तो हमने पढ़ा क्या है ये, फिर क्यों आलोचना की जाती है, अब क्यों जरूरी है। तो पहली बात तो बता दूं, न्याय पुनर्विलोकन की जरूरत हमारे को इसलिए भी है कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान है, तो हर कोई जानता है, और कोई कोई धारा यानी कोई कोई अनुच्छेद या धारा वो इतना या शब्द वो इतना अस्पष्ट है कि उसका स्वाभाविक रूप से संविधान व्याख्या नहीं कर पाता, और बार बार उसको लेकर के प्रश्न उठते हैं। तो ऐसी में जब बार बार प्रश्न उठते हैं तो जायज़ बात है बार बार फैसले आएंगे, और बार बार फैसले कब सुनाए जा सकते हैं, जब एक कोई ऐसी शक्ति होगी न्यायपालिका के पास जिसके आधार पर वो अपने ही फैसले पर दोबारा फैसला सुना सके। तो इसके लिए भी हमें न्याय पुनर्विलोकन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं बता दूं, धर्मनिरपेक्षता का जो मामला है, अब धर्मनिरपेक्षता का मामला आप ले लीजिए तो इतना ज़्यादा पेचीदा मामला है कि इसको संविधान के अंदर जगह भी नहीं दी गई है, अर्थात संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा है धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर भरपूर मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक शब्द का कोई भी परिभाषा हमारे संविधान के अंदर किसी के पास नहीं है। तो फिर भी ऐसे शब्दों को लेकर के बार बार विवाद उठता है, और विवादों को दूर करने के लिए बार बार फैसले सुनाने पड़ते हैं हमें, तो इसीलिए हमें न्याय पुनर्विलोकन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही बात करते हैं, संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का अस्पष्ट वितरण है। हमारे देश के अंदर जो सूचियां हैं, अनुसूचियां, विशेषकर राज्य सूची, संवर्ती सूची और केंद्र सूची में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि ये स्पष्ट रूप से किस सूची का विषय है या फिर किस सूची में होना चाहिए। इसको लेकर भी कई बार विवाद का जो है कारण बन जाता है, जिसको लेकर के हमें न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। साथ में तीसरा जो पॉइंट हो जाता है वो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। जब न्यायपालिका की मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो यदि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई फैसला सुना दिया गया है या अन्य किसी न्यायालय से कोई फैसला सुना दिया गया है, जो गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमारा न्यायपालिका जो प्रत्यक्ष रूप से सबूत होते हैं उनके आधार पर ही फैसले सुनाती है। और बाद में यदि कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है, ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है जिससे ये पता चलता हो कि जिसको हमने सजा दी है वो गलत तथ्यों के आधार पर या गलत सबूतों के आधार पर दे दी गई थी, और जब सही सबूत, सही तथ्य सामने आते हैं तो उसको बदलना जरूरी होता है, और इसके बदलने के लिए भी हमें न्याय पुनर्विलोकन की आवश्यकता पड़ती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं न्याय सक्रियता, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। न्याय सक्रियता, देखिए न्याय सक्रियता जो है, न्याय सक्रियता का अर्थ है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जोरदार कार्रवाई। देखिए मैं आपको बता दूं, न्याय सक्रियता जो प्रयोग की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की जाती है, और इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों को, अपने जो आवश्यकताओं को लेकर के अनभिज्ञ होते हैं, जानते नहीं है अपनी सभी चीज़ों के बारे में, कई बार उनके जब मौलिक अधिकार या उनके किसी प्रकार का शोषण किया जा रहा होता है तो बेचारे नासमझ होते हैं, या उनको ज्ञान नहीं होता है हमारे न्यायपालिका का या खुद के अधिकारों का। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका न्याय के प्रति सक्रिय होती है, और स्वयं ऐसे लोगों के लिए जो न्यायपालिका तक नहीं आ सकते हैं, या फिर पैसे नहीं है उनके पास, ज्ञान नहीं है, या ऐसे ही कुछ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई व्यक्ति जिसकी बहुत गरीब है और वो रोड पर सोता है, और सर्दी पड़ रही है, और बेचारा कहाँ सोए, पूरी सर्दी में नहीं सो सकता, इतनी ठंड होती है सर्दियों के मौसम में। तो सर्दियों के मौसम में इतनी अधिक सर्दी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। अगर देखा जाए, अगर वो व्यक्ति ये सोचेगा पूरे समय कि मेरी ही गलती है, मैं पैसे नहीं कमाता हूँ और इसीलिए शायद मुझे मकान नहीं मिल पा रहा है, या फिर मकान नहीं है मेरे पास, बात तो उसकी भी ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम
व्यवहारिक तौर पर देखें तो क्या हमारी सरकार का फेलियर नहीं दिखता है यहाँ पर, कि सरकार भी हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग लगभग 75 साल होने वाले हैं, अभी तक हम इस गरीबी से दूर नहीं निकल पाए। और यदि वो सर्दी में मर गया बिना किसी छत के, तो ऐसी स्थिति में उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा क्या, जीवन के मौलिक अधिकार का? ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदार बनेगा? तो न्यायपालिका ऐसी स्थिति में खुद को जिम्मेदार मानती है, और ऐसे लोग जो नहीं पहुंच पाते हैं न्यायपालिका तक, उन लोगों के लिए खुद ऐसे लोगों तक न्यायपालिका पहुंचती है और अपनी मर्जी से स्वयं फैसले सुना देती है। इसी को हम कहते हैं न्यायपालिका की सक्रियता, यानी न्याय को लेकर सक्रिय हो जाना। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी जैसे दिल्ली के अंदर एक स्थान है जिसको हम भलसवा डेयरी भी कहते हैं, वहां पर कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया है, और जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वहां पर बीमारियां फैल रही हैं, साथ ही उसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से 2 गुनी 3 गुनी तक होने वाली है। उसके बारे में उन्होंने फैसला सुनाया, स्वतः ही कोई व्यक्ति नहीं गया उसके पास कंप्लेंट करने, या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा। ऐसे ही बहुत सारे मामले होते हैं जिनको लेकर के फैसले सुनाए जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली के अंदर प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी, कोई व्यक्ति नहीं गया न्यायपालिका के पास, लेकिन खुद ही फैसला सुनाया न्यायपालिका ने, और न्यायपालिका ने फैसला सुना करके दिल्ली के अंदर सरकार को बताया कि आपको जरूर फैसले लेने होंगे, क्योंकि लोग चैम्बर में, गैस चैम्बर में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये सब न्याय सक्रियता के अंदर आती है। मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार, ताकि आसानी से और दोबारा समझ में आ जाए कि न्याय सक्रियता का अर्थ किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जोरदार कार्यवाही। यह शक्ति न्यायपालिका द्वारा खुद ब खुद प्राप्त की गई है। संविधान में इस शक्ति का वर्णन नहीं है। यह ऐसे मामले होते हैं जो व्यापक सामाजिक लाभ से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई न्यायपालिका स्वयं खुद करती है। इसके लिए कोई व्यक्ति न्यायपालिका के समक्ष अपील करने नहीं आता है। आसान था काफ़ी, क्योंकि मैं इसको पहले ही समझा चुका हूँ। देखिए अगला जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है, न्याय सक्रियता के लिए उत्तरदायी कारक। मतलब न्याय सक्रियता क्यों होनी चाहिए? पहली बात तो राज्यों के अन्य अंग जो हैं वो विफल हो चुके हैं, कई बार वो काम नहीं करते हैं, और फिर अंगों के होते हुए भी वही जो है काम होते हैं जिनको उन्हें करना चाहिए था। गरीबी हटाओ के लिए, मजदूरों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड बना दिया, लेकिन फिर भी जो है मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो मतलब राज्यों के अंग हैं उस दिशा में काम करने के लिए, लेकिन फिर भी काम नहीं करते, इसलिए न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है सक्रियता के माध्यम से। जनहित में की गई मुकदमेबाजी, भाई जनहित के लिए भी जरूरी है, कई बार जो लोग आगे नहीं आ पाते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो है जनहित याचिका, जिसको लोकहित याचिका भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आप क्या समझते हो, मैं इसके बारे में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। मतलब जब कोई व्यक्ति कोई अपील लेकर के जाता है, ऐसी अपील जिसका संबंध बहुत ही ज़्यादा लोगों से हो और जिसका आधार सार्वजनिक हित हो, सभी की भलाई के लिए हो, जो व्यापक हितों को पूरा करते हों, यह अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग होती है। मतलब जो हम सामान्य अपील करते हैं उससे अलग होती है, इस पर कार्यवाही जल्दी की जाती है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाए, यह किसी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में दायर की जा सकती है। देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि PIL को जो है दर्ज करने वाला स्वयं PIL को लेकर के न्यायपालिका जाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि न्यायपालिका स्वयं इसके मामले में जो है फैसले सुना देती है। जैसे मैं बता दूं, एक मामला था बिहार का, बिहार के अभी वो आगे आएगा। बिहार के अंदर कुछ लोग ऐसे जेल के अंदर बंद थे, कुछ क्या बहुत लोग ऐसे जेल के अंदर बंद थे जो अपनी सजा का मैक्सिमम सजा काट चुके थे, लेकिन उनकी सजा भी नहीं भूली थी। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए चोरी की है उन्होंने, एक छोटी सी चोरी की है 500 रुपए की, और जो साबित नहीं हो पाई है, जिसका ट्रायल चल रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यदि उसको सजा भूल जाए, मान लीजिए उसने नहीं की लेकिन फिर भी मान लीजिए उसने करी है, तो उसको मैक्सिमम सजा जो भूलेगी वो 3 महीने की भूलेगी,
मैं बस मैक्सिमम मानने के लिए कह रहा हूँ, मैक्सिमम सजा 3 महीने की बोल सकती है। परंतु ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जो उन्होंने जुर्म किया उससे ज़्यादा तो वो ट्रायल फेस कर चुके हैं, यानी 2-2 सालों से जेल के अंदर बंद हैं। 3 महीने की मैक्सिमम सजा पाने का हकदार 2 सालों से जेल में बंद है। तो ये कहीं ना कहीं उसके खिलाफ अत्याचार हुआ, उसके अधिकारों का हनन हुआ। तो ऐसी स्थिति में एक महिला थी, उन्होंने जनहित याचिका लगाई और जनहित याचिका के माध्यम से जो है बिहार से बहुत सारे लोगों को एक साथ छोड़ा गया। तो पीआईएल क्या होती है? पीआईएल बेसिकली क्या होती है? एक याचिका होती है भारतीय कानून के अंत में, जो बहुत सारे लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और इसको जो है न्यायालय के अंदर स्वयं न्यायालय भी पेश कर सकता है, पीड़ित पक्ष भी पक्ष कर सकता है, या फिर आपने देखा होगा एनजीओ जो होती हैं, एनजीओ इस प्रकार के मुद्दों को अक्सर ढूंढती रहती हैं ताकि वह लोगों की मदद कर सकें। तो ये है जनहित याचिका। अब हम बात करते हैं जनहित याचिका के लिए। जनहित याचिका के लिए पीआईएल ने किस प्रकार निर्धनों की सहायता की है, यानी जनहित के लिए पीआईएल ने किस प्रकार से गरीबों की मदद की है, निर्धनों की मदद की है। मैं बताता हूँ, गरीबों को ना तो अपने अधिकारों की जानकारी होती है और ना ही उनके पास इतने साधन होते हैं कि वे न्यायालय की शरण में जा सकें। जनहित याचिकाओं द्वारा गरीबों की सहायता पहुंचाने के अन्य उदाहरण देखिए, कैसे मदद की है पीआईएल ने गरीबों की। देखिए, मैंने पहले बताया था ना कि कुछ इतने गरीब होते हैं या फिर उनके पास नॉलेज का इतना अभाव होता है कि वो हर एक समस्या को खुद ही जिम्मेदार मानते हैं, खुद का ही, मतलब वो मानते हैं कि मेरी ही गलती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उदाहरण भी दिया था मैंने आपको, वो रैन बसेरे वाला। देखिए, बिहार के भागलपुर कारावास में कैदियों को नेत्रहीन बनाए जाने का मामला, ये जो है जनहित याचिका से ही सामने आया था। इसके बाद किशोर अवस्थाओं में बच्चों की जो है मानवीय दशा, ये भी। इसके बाद समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध पुलिस हिंसा। देखा होगा कि आपने, अक्सर कहा जाता है कि, और होता भी है, कि जो गरीब होते हैं उन्हीं के लिए ही सारे के सारे कानून एक शक्तिशाली कानून के रूप में खड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए ही होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अगर एक चोर पकड़ा जाता है तो उसने चोरी चाहे 100-50 रुपए की या कितनी भी की हो, उसके ऊपर फिर इस तरीके से एक्ट लगाए जाते हैं जैसे कि वही एक आतंकवादी है। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए भी पीआईएल दायर की जाती है। फिर लोगों के स्वास्थ्य हेतु पागल खाने में रखना, मतलब स्वस्थ होते हुए भी हम पागल खाने में रख देते हैं कभी कभार लोगों को। तो इन सभी को ठीक करने के लिए, इन सभी को न्याय दिलाने के लिए पीआईएल जो है वो एक महत्वपूर्ण साधन बनकर के उभरी है। आगे हम बात कर लेते हैं लोकहित याचिका जो है पीआईएल, उसकी आलोचना कर लेते हैं। तो पीआईएल के कारण न्यायालय जो हैं, विशेषकर उच्चतम न्यायालय का कार्यभार बहुत बढ़ गया है, बहुत काम करना पड़ता है न्यायालय को, और वैसे ही हमारे देश के अंदर इतनी जनसंख्या है, उनका फैसला आने में बहुत समय लग जाता है। इसके बाद बात करें, न्यायालय जो है कार्यपालिका विधानमंडलों के कार्यों में उलझ गया है। मतलब न्यायपालिका को काम करना चाहिए न्याय का, लेकिन जो काम कार्यपालिका को करना चाहिए लोगों की भलाई का, लोगों के लिए फैसले लेने का, वह काम अब न्यायपालिका को करना पड़ रहा है, उलझ गया है। मतलब न्यायालय न्याय ना कर करके अब जो विधानमंडल को काम करना चाहिए, फैसले नीतियां जो बनानी चाहिए विधानमंडल को बनानी चाहिए, अब वो न्यायपालिका जो है उन कामों में फंस जाता है। आगे हम बात करते हैं न्यायपालिका तथा संसद के बीच विवाद कब कब हुआ है। विवाद भी हो जाता है कभी कभार न्यायपालिका और संसद के बीच में अधिकारों को लेकर के। पहले बात करते हैं संपत्ति के अधिकार को लेकर के। संपत्ति का अधिकार आपको पता है, हमारे संविधान का, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान का 7वां मौलिक अधिकार था, जो अनुच्छेद नंबर 31 पर था। वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 31 खाली पड़ा है, उसमें कुछ नहीं है। तो मौलिक अधिकार से उसको हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया था हमारे संविधान के अंदर, और उसको 1976 में हमारे संविधान से हटा दिया गया था। एक बार फिर बताता हूँ, मौलिक अधिकार था हमारा 7वां, जो 31 नंबर अनुच्छेद में था, और जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को लेकर के भी कई बार जो है न्यायपालिका और संसद एक दूसरे के सामने आमने आ जाती है। देखिए, संविधान में संपत्ति के अधिकार को लेकर न्यायपालिका आमने सामने आए। संसद ने फैसला लिया कि
9वीं अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं है। देखिए, पहली बात तो संसद कहती है कि उसको संपत्ति के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है, 9वीं अनुसूची में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो संसद ने क्या कहा, गोलकनाथ बनाम भारत सरकार का मामला आया था जिसमें सरकार चाहती थी कि जो है मौलिक अधिकारों को कम किया जाए, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया जाए, परंतु फैसला क्या दिया न्यायालय ने दिया फैसला कि संसद जो है नहीं छीन सकती है मौलिक अधिकारों को। चलो, पहला फैसला यहाँ आ गया। फिर देखिए 1971 में 24वां संशोधन किया गया जिसके द्वारा गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो फैसले के कारण हुआ था, देखिए अब संशोधन कर दिया गया। देखिए जैसे सब मतलब न्यायपालिका ने बोला कि वो छेड़ नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं मौलिक अधिकार को, तो 1971 में क्या किया संसद ने, 24वां संविधान संशोधन कर दिया। और उसमें क्या करा, उसमें क्या इस संशोधन के द्वारा उन्होंने यह व्यवस्था कर दी कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में जो है संशोधन किया जा सकता है। और ऐसा कब हुआ, केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामले में जो है ऐसा करना पड़ा। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने फिर क्या फैसला दिया, न्यायालय ने फैसला दिया चलो ठीक है, आप संविधान में कहीं भी परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी यहाँ मना किया, यहाँ नहीं कर सकते हो। 1971 में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संशोधन ही कर दिया और उसमें एक कानून बना दिया कि संसद किसी भी भाग में संविधान के संशोधन कर सकती है। फिर एक और मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट के आगे, केशवानंद भारती वाला। उसमें क्या फैसला दिया, उसमें फैसला दिया कि संसद परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये कुछ चुनिंदा फैसले हैं, चुनिंदा केस हैं, जैसे गोलकनाथ वाला हो गया, केशवानंद भारती हो गया, इनको आपको पढ़ना ही होगा। ये भारतीय संविधान और न्यायपालिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद या फिर फैसले माने जाते हैं। इनको आपको ध्यानपूर्वक विस्तारपूर्वक पढ़ना ही होगा। आगे हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं जो न्यायपालिका से या न्यायालय से जुड़े हुए हैं। देखिए, पहला है तदार्थ न्यायाधीश क्या होता है। मैं आपको बता दूं तदार्थ न्यायाधीश किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तदार्थ न्यायाधीश। यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति की संख्या से कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसको तदार्थ न्यायाधीश कहते हैं। देखिए क्या होता है, इसका अनुच्छेद नंबर 127 में मतलब वर्णन किया गया। मैं बता देता हूँ। गणपूर्ति का मतलब होता है न्यूनतम संख्या, यानी किसी फैसले को लेने में जो न्यूनतम संख्या होती है न्यायाधीशों की, उसको हम गणपूर्ति कहते हैं। और किसी फैसले को लेने के लिए यदि न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ती है, यानी न्यायाधीश नहीं मौजूद होते हैं, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में बदल देता है। और जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश गणपूर्ति पूरी करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करता है, तब उसको हम कहते हैं तदार्थ न्यायाधीश। क्या कहते हैं? तदार्थ न्यायाधीश। आसान था, कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, मैं आपको बता दूं अवकाश प्राप्त न्यायाधीश क्या होते हैं। अनुच्छेद नंबर 128 में इसका वर्णन है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी जो रिटायर हो चुका है उसको न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो कि को नियुक्त कर सकता है। मतलब जो लोग रिटायर हो चुके हैं, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहें तो राष्ट्रपति की सलाह से, राष्ट्रपति की सहमति से दोबारा से उसे काम पर रख सकता है, चाहे वो उच्च न्यायालय में काम करवाए उससे, चाहे उच्चतम न्यायालय में काम। आसान था, इसको भी देख लेते हैं। अगला कौन सा है? अब न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके बारे में बताता हूँ। न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है? न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य होते हैं बच्चों। इसका जो गठन न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके विरुद्ध जो कदाचार होते हैं, यानी जो आरोप लगे हैं या उनकी नियुक्ति से संबंधित जो आरोप लगते हैं न्यायाधीशों के ऊपर, उनकी जांच करने के लिए एक कमेटी होती है जिसको हम कहते हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं। ध्यानपूर्वक याद रखना है इस चीज़ को, कई बार यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद
उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका, मैं बात कर चुका हूं पहले ही पुनर्विचार याचिका या फिर पुनर्वलोकन शक्ति की, यदि किसी व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका को अस्वीकार कर दिया जाए तो वह उपचारात्मक याचिका दायर करता है। यानी दोबारा जब पुनर्विचार याचिका भेजी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, तो दोबारा याचिका जो भेजी जाएगी उसको हम कहेंगे उपचारात्मक याचिका, रिमेडियल याचिका कहते हैं इसको, उपचारात्मक याचिका। परंतु इसके लिए 3 वरिष्ठ न्यायाधीश तथा वकीलों का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश भी अगर कहेंगे तभी उपचारात्मक याचिका भेजी जाएगी। इसके बाद अगला जो इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है वो है अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद नंबर 129। यानी उच्चतम न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय भी है, यानी उसके द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है वो पूरे भारत के अंदर एक साक्ष्य के रूप में, एक एविडेंस के रूप में काम करेगा। यानी मान लीजिए उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि एक दीवार पर पोस्टर चिपकाने से दीवारें गंदी नहीं होती हैं, उनको हटा करके हम फेंक भी सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला, अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य राज्य में जाकर पोस्टर चिपका दिया किसी की दीवार पर और उस दीवार वाले ने केस कर दिया, कंप्लेंट कर दी और न्यायालय गया, यदि वो व्यक्ति थोड़ा समझदार होगा तो वो इस शक्ति का प्रयोग करेगा, न्यायपालिका की 129 नंबर याचिका का प्रयोग, मतलब अनुच्छेद का प्रयोग करेगा और जो फैसला सुनाया था उसकी रिपोर्ट लगा देगा साथ ही उस साक्ष्य के रूप में कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पोस्टर चिपकाने से दीवारें गंदी नहीं होती हैं। और जैसे ही वो फैसला जाएगा अन्य न्यायालयों में, सीधे ही वो मामला निरस्त घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एविडेंस, यानी अभिलेख न्यायालय भी है हमारा, वो एविडेंस का काम करता है जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको अभिलेख न्यायालय क्या है, अनुच्छेद नंबर 129। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके मित्र को लाभ हो सकता है तो ज़रूर उसको सेंड करें। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।